हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। आप सबका स्वागत है मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप सब देख रहे हैं कि मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल के ऊपर कुछ दिनों से मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से रिलेटेड की पॉइंट्स, साथ ही साथ उससे रिलेटेड एक क्रेश कोर्स है वो शुरू किया हुआ है, वही स्टार्ट किया हुआ है और उसी को हम कंटिन्यूएशन कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम उसी कोर्स को कंटिन्यू करेंगे और चलते हैं अपने आज की क्लास के ऊपर। कल की क्लास के अंदर हमने देखा था स्टूडेंट, हंटिंगटन कोरिया के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने ग्लासकोमा स्केल को देखा था अच्छे से, ठीक है। उसके सारे जो भी रेस्पॉन्स थे उन सबको हमने अच्छे से पढ़ा है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है इस क्लास की लास्ट क्लास के अंदर, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा, ठीक है। आज की क्लास का हमारा मेन टॉपिक है, आज की क्लास का हमारा मेन टॉपिक है इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। आज की क्लास का हमारा मेन टॉपिक है इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, तो वो पहला तो वो किस कंडीशन में इंक्रीज होता है, वो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है क्या, ठीक है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर है क्या, ठीक है। दूसरा, वो जब इंक्रीज हो जाता है कौन कौन सी कंडीशन है वो क्रिएट हो जाती है, तो उस कंडीशन की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ठीक है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर, सॉरी, हैंड राइटिंग थोड़ा सा डिस्टर्ब है। इंट्राक्रेनियल इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर की अगर आप बात करते हो तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर का मतलब होता है प्रेशर दैट रिक्वायर्ड टू एक्सचेंज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन इन द ब्रेन फ्रॉम द फ्रॉम द ब्लड। कि ब्रेन के अंदर जो एक नॉर्मल प्रेशर है वो रिक्वायर्ड होता है। नॉर्मल प्रेशर ब्रेन के अंदर, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड एक नॉर्मल प्रेशर है वो मेंटेन रहता है। और ये प्रेशर की जरूरत क्यों है, इस प्रेशर की जरूरत इसलिए है ताकि जो ब्लड वहां पे सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। हम सब जानते हैं कि वाइट ब्रेन एक वाइटल ऑर्गन है, स्पाइनल कॉर्ड एक वाइटल ऑर्गन है, इनके अंदर क्या होता है, कंटिन्यूसली ब्लड का फ्लो बना रहता है। तो जो ब्लड के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ब्लड के अंदर जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स घुले हुए हैं, जैसे कि बात करें तो ग्लूकोज की बात कर लो, मोटे मोटे अपन देखते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, ठीक है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन की हम जब बात कर रहे हैं तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन की जब हम बात करें तो इसमें देखो कि एक प्रेशर रिक्वायर्ड होता है कि जो ब्लड सर्कुलेट, जो ब्लड है वो सर्कुलेट होकर के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास आया, तो उस ब्लड के अंदर क्या ऑक्सीजन और ग्लूकोज है। अब ब्रेन को भी ऑक्सीजन और ग्लूकोज की रिक्वायर होती है, साथ के साथ ब्रेन क्या करता है, एक्सचेंज करेगा, क्या करेगा, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बने हैं उसकी सेल्स के अंदर, जो न्यूरॉन्स है उनके अंदर, उनको वो एक्सचेंज करना चाहेगा। तो ये जो प्रेशर है ये हेल्प करता है ब्रेन की कि ये जो न्यूट्रिएंट ग्लूकोज या न्यूट्रिएंट्स, मतलब न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजनेशन है, उसको वो एक्सचेंज कर लेता है। तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है जो ब्रेन के अंदर पाया जाता है, साथ के साथ उसकी रिक्वायरमेंट इसलिए है कि वहां पर वो जो भी न्यूट्रिएंट्स है और ऑक्सीजन है, जो गैसेज है, उनका क्या कर सके, एक्सचेंज कर सके। तो ये तो होता है हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अब हम बात करते हैं कि इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या होता है। इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर का मतलब हो गया अबाउ द नॉर्मल रेंज, अबाउ द नॉर्मल रेंज, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूं आईसीपी, आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर, आईसीपी को मैं लिखूंगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर का मीनिंग है, ठीक है। आईसीपी अबाउ अबाउ द नॉर्मल रेंज, आईसीपी अबाउ द नॉर्मल रेंज। अगर आईसीपी है वो अपनी अबाउ द नॉर्मल रेंज, मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को कि नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो कितना होता है, वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो अबाउ नॉर्मल रेंज अगर आईसीपी है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, आपकी इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अब ये इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो हुआ, वो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो इंक्रीज क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ ब्रेन इंजरी, कोई अनदर मेडिकल कंडीशन, ठीक है, एंड कोज ग्रोविंग प्रेशर इनसाइड द स्कल। जैसा कि हम बात कर सकते हैं ब्रेन ट्यूमर,
ठीक है, हो सकता है हाइड्रोसिफेलस, ठीक है, एंसेफेलाइटिस, एंसेफेलाइटिस। तो ये सारी वो कंडीशन है जो क्या कर रही है, हमारे ब्रेन के अंदर जो नॉर्मल प्रेशर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर है, उसको इंक्रीज कर देती है, उसको नॉर्मल से अबाव कर देती है। तो पहला तो है ब्रेन इंजरी। अगर मान लीजिए किसी भी रीजन की वजह से ब्रेन के अंदर इंजरी होती है तो उसके अंदर क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन होगा तो क्या होगा, जो स्कल के अंदर एक जो स्पेस है, स्कल के अंदर, हमारे स्कल के अंदर जो एक स्पेस है वो तो एक लिमिटेड स्पेस है। अब मान लीजिए आपका ब्रेन अगर स्वेल करता है तो वो फैलने की कोशिश करेगा, फैलने की कोशिश करेगा तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, वो अपनी आसपास की जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर क्या करेगा, प्रेशर डालेगा। और उन पर प्रेशर आने की वजह से जो सीएसएफ है या जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है, जो क्रेनियम केविटी है उसके अंदर जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो ड्यू टू द इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन। ठीक है, ब्रेन ट्यूमर की बात करें, सीधा सा एग्जांपल है, एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर जो ट्यूमर है वो ग्रोथ करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, वो क्या करेगा, जो भी सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स है उनको कंप्रेस करेगा, इसकी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, दूसरा हाइड्रोसिफिलिस है। आप सब जानते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ जब बढ़ जाता है, हाइड्रोसिफिलिस के अंदर क्या होता है, जो प्रोडक्शन ऑफ, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ, इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ, सीएसएफ का जो प्रेशर है वो क्या हो गया स्टूडेंट, इंक्रीज हो जाता है। सॉरी, प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ, सीएसएफ का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है। नॉर्मली सीएसएफ का प्रोडक्शन होता है 720 ml एवरेज, 720 ml पर डे। एक दिन के अंदर 720 ml, पूरा एक दिन के अंदर कितना होता है, पूरे दिन के अंदर 720 ml सीएसएफ है वो बनता है। और एवरी टाइम 125 ml, ठीक है, एवरी टाइम, एवरी टाइम है वो सराउंडिंग द ब्रेन, एवरी टाइम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सराउंडिंग, एवरी टाइम, हर टाइम कितना प्रेजेंट होता है, 125 ml सीएसएफ है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड हर टाइम घूमता रहता है। ठीक है, प्रेजेंट एवरी टाइम, हर टाइम मतलब कि ये 720 ml तो पूरे दिन के अंदर बन रहा है स्टूडेंट। कितना बन रहा है, 720 ml तो पूरे दिन के अंदर बन रहा है। ठीक है, पूरे दिन के अंदर बन रहा है, लेकिन वहां पर एक कांस्टेंट लेवल ऑफ सीएसएफ वो मेंटेन है, वो कितना होता है, 125 ml है वो बनता है। और ये 125 ml है, इसी के अंदर अब आप पूछोगे कि सर 720 ml था, आप तो बोल रहे हो, एक जगह तो बोल रहे हो 720 ml है और एक जगह बोल रहे हो आप 125 ml। तो मेरा ये कहना है स्टूडेंट कि 125 ml तो जब भी आप चेक करोगे आपको 125 ml ही मिलेगा, लेकिन वो पूरे दिन के अंदर अगर आप चेक करोगे तो 720 ml बनता है। ठीक है, ये क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, प्रोडक्शन एंड रीअब्जॉर्प्शन, प्रोडक्शन और रीअब्जॉर्प्शन है वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, 125 ml एवरेज मेंटेन रखते हैं और जो 125 जो 720 ml है वो कंटिन्यूअसली बन करके अपना एब्जॉर्ब होता रहता है। ठीक है, सीएसएफ का प्रोडक्शन कहाँ से होता है, सीएसएफ का प्रोडक्शन कहाँ से होता है, ये बहुत अच्छा एमसीक्यू। सीएसएफ का प्रोडक्शन होता है स्टूडेंट्स कोरोइड प्लेक्सिस, कोरोइड प्लेक्सिस प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, ये होते हैं लेटरल वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, लेटरल वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, ये होते हैं लेटरल वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये है थोड़ा सा मैं सीएसएफ के बारे में आप लोगों को एक जनरल नॉलेज दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर की। तो इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर में हमने देखा कि ब्रेन के अंदर हर टाइम एक प्रेशर है वो मेंटेन है, बट बट अगर किसी भी सिचुएशन की वजह से या किसी भी कंडीशन की वजह से, किसी भी, चाहे ब्रेन इंजरी भी होगी या चाहे ब्रेन ट्यूमर ग्रोथ कर रहा होगा, चाहे एंसेफेलाइटिस हो गया होगा, चाहे हाइड्रोसिफेलिस हो, उसकी वजह से क्या होता है, जो ब्रेन है वो अपने सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स पर प्रेशर डालता है और क्रेनियम केविटी, उस वजह से क्या होता है, हमारा ब्रेन है उसकी जो केविटी होती है, ब्रेन कौन सी केविटी में सिचुएटेड होता है, ब्रेन इज सिचुएटेड इन क्रेनियम केविटी। याद रखिएगा स्टूडेंट, बहुत सीधा एग्जाम क्वेश्चन है ये। ब्रेन इज फाउंड इन ब्रेन इज फाउंड इन क्रेनियम केविटी, ब्रेन इज फाउंड इन क्रेनियम केविटी। ठीक है स्टूडेंट, ब्रेन इज फाउंड इन क्रेनियम केविटी। तो क्रेनियम केविटी के अंदर क्या होता है, ब्रेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि ब्रेन के अंदर
प्रेशर बढ़ रहा था। क्रेनियम कैविटी के अंदर लिमिटेड स्पेस होता है, और उस लिमिटेड स्पेस से जब चीजें ओवर होती हैं तो उस कंडीशन के अंदर वहां पे प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, और उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, उससे पहले एक बार थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं अपन अपने बोर्ड पे। सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट हमारा आएगा दिस, जो एक डेंजरियस कंडीशन है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो एक बहुत ही डेंजरियस कंडीशन, क्योंकि ये बहुत ही सीवियर हेडेक कॉज करती है, सीवियर हेडेक, सीवियर हेडेक, ये एक बहुत ही सीवियर हेडेक कॉज करती है स्टूडेंट। तो ये क्या है, एक डेंजरियस कंडीशन है। ठीक है, बहुत ही डेंजरियस कंडीशन है, तो बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं या बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, आपको बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस, बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गए अपनी दो पॉइंट। ठीक है, अगर ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जो बढ़ा हुआ इंट्राक्रेनियल प्रेशर है, अगर वो किसी भी सिचुएशन की वजह से, अगर वो किसी भी सिचुएशन की वजह से अगर उसे कंट्रोल नहीं किया जाता है, तो वो ब्रेन और स्पाइनल कोड को और ज्यादा डैमेज करता है। ठीक है, अगर आप फर्दर डैमेज करेगा, फर्दर डैमेज करने का मतलब है, अगर आप इफ नॉट कंट्रोल्ड, इफ इफ इंक्रीज्ड आईसीपी, इफ इंक्रीज आईसीपी इज नॉट कंट्रोल्ड, इंक्रीज आईसीपी इज नॉट कंट्रोल्ड, अगर नॉट कंट्रोल्ड, नहीं कंट्रोल किया जा रहा है, तो वो क्या करेगा, फर्दर डैमेज, फर्दर इंजरी टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, वो क्या करेगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को फर्दर इंजरी करने के चांसेस वहां पे बढ़ जाते हैं। ठीक है, फर्दर इंजरी करने के चांसेस है वो आपके बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर, बहुत ही बढ़िया सवाल आ चुका है हमारे पास में। तो नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो कितना होता है, 7 to 15 mm ऑफ एचजी। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए, सीधा एमसीक्यू पूछा जाता है कि नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो कितना होता है। तो 7 to 15 mm ऑफ एचजी कितना होता है नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर। उसके बाद एक पॉइंट और है कि नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो कितना होता है। नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर इज अबाउट 0 to 15 mm ऑफ एचजी। ये इंट्राओक्यूलर प्रेशर कहाँ होता है? ठीक है स्टूडेंट, हम बताते हैं अभी इंट्राओक्यूलर प्रेशर कहाँ होता है। इंट्राओक्यूलर प्रेशर, स्टूडेंट्स, इंट्राओक्यूलर प्रेशर, प्रेशर विथ इन आई, विथ इन द आई, आंखों के अंदर अगर जो प्रेशर होता है, हमारे आंखों के अंदर एक प्रेशर होता है। ठीक है, एंटीरियर चेंबर और पोस्टीरियर चेंबर, तो एंटीरियर चेंबर के अंदर और पोस्टीरियर चेंबर के अंदर बैलेंस बना रहता है इसी प्रेशर की वजह से। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एंटीरियर चेंबर के अंदर जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो चेक किया जाता है, एंटीरियर प्रेशर इन एंटीरियर चेंबर ऑफ आई, प्रेशर इन, प्रेशर इन एंटीरियर चेंबर, एंटीरियर चेंबर, इंटीरियर चेंबर ऑफ आई, आंखों के इंटीरियर चेंबर के अंदर जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, इंट्राओक्यूलर प्रेशर। और इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो चेक किससे किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो चेक किससे किया जाता है, किस इंस्ट्रूमेंट से उसको मेजर किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज, instrument that is used to measure the intraocular pressure is known as tonometer, टोनोमीटर से। ठीक है, टोनोमीटर से उसको एग्जामिन किया जाता है। ठीक है, तो इंट्राओक्यूलर प्रेशर कितना होता है, 0 to 15, और इंट्राक्रेनियल प्रेशर विद इन द क्रेनियम केविटी वो कितना होता है, 7 to 15 mm ऑफ एचजी। ये एक नॉर्मल रेंज है, इतना प्रेशर हमें जरूरत है। इतना प्रेशर हमें जरूरत क्यों है, मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हमें जरूरत इसलिए है ताकि हमारा ब्रेन, ब्रेन के जो टिश्यूज हैं वो जो ऑक्सीडेटेड ब्लड है वहां से, और न्यूट्रिएंट्स है जो ब्लड के जो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एक्सचेंज
कर सके, ठीक है, इसलिए जरूरी होता है। नेक्स्ट वन है सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर। सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर, नेक्स्ट पॉइंट है सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर इज अबाउट टू 70 टू 100 mm ऑफ एच जी, 70 टू 100 mm ऑफ एच जी, 70 टू 100 mm ऑफ एच जी क्या होता है आपका सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर, दैट इज द प्रेशर विद इन द cerebrum that is required to exchange the blood and exchange the nutrients and oxygen from the blood, ठीक है, दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सचेंज द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्लड, कि ब्लड से जो न्यूट्रिशन है और जो ऑक्सीजन है उसको कैचअप करने के लिए जितना प्रेशर हमें रिक्वायर्ड होता है वो हमारा कहलाता है सेरिब्रल टिश्यू परफ्यूजन, ठीक है जी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को मेरी क्लास में आज की क्लास में कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। रेड रेड कलर से लिखा हुआ है, इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एमसीक्यू आने के पूरे पूरे वहाँ पे चांसेज हैं, ठीक है। तो रेड कलर से लिखा हुआ पहला हमारा पहला पॉइंट है कि अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है, ठीक है, तो इसको आप अपनी बुक के अंदर टॉप पे लिख लीजिएगा ताकि आप दोबारा जब इस बुक को रीड करने आओ या स्टडी करने आओ तो तब आपको ये चीज आपको याद आ जाए, ठीक है जी। इसमें बताया गया है, ये सीधा एमसीक्यू यहाँ पे आपको मिलेगा भाई, एमसीक्यू बहुत बार, वेरी वेरी मोस्ट, वेरी मोस्ट, बहुत बार आपको ये एमसीक्यू देखने को मिलेगा कि अर्लीस्ट साइन ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, क्या, इन अर्लीस्ट साइन ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर इज altered level of consciousness, is altered level of consciousness is the earliest sign for increase intracranial pressure। ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर के इंक्रीज होने का सबसे अर्लीस्ट साइन है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, बहुत बार इस क्वेश्चन को बहुत बार एग्जाम से पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं कि जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, वो एक ट्राइड शो करते हैं, मतलब एक ट्रायंगल बनता है कि ये तीनों साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट है तो इसका मतलब है इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं अपन कुशिंग ट्राइड, ठीक है, कुशिंग ट्रेड, कुशिंग ट्रेड बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं कुशिंग ट्रेड। ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर जब इंक्रीज होता है तो उस टाइम पे ये क्या होता है, साइन एंड स्पेशल प्रकार के जो स्पेशल टाइप के जो साइन एंड सिम्टम्स है वो अराइज होते हैं, ठीक है, और उन साइन एंड सिम्टम्स को अगर अपने ट्राइंगल में रखें तो एक कुशिंग ट्राइड बनता है, ठीक है। और ये एक इंपॉर्टेंट साइन है, यहाँ से भी आपको एमसीक्यू देखने को मिल सकता है स्टूडेंट, यहाँ से भी आपको क्या देखने को मिल सकता है, एमसीक्यू देखने को मिल सकता है, ठीक है, एमसीक्यू यहाँ से भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इसमें ये इसको हमने इसीलिए मैंने इसको लिखा कि कार्डिनल साइन, ये एक इंपॉर्टेंट साइन है कुशिंग ट्रायड। अगर आपसे यही एमसीक्यू आ सकता है कि कुशिंग ट्रायड इज प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ डिसऑर्डर, ठीक है, क्या आ सकता है, कुशिंग ट्रायड इज प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ, इन विच टाइप ऑफ डिसऑर्डर, इन विच टाइप ऑफ डिसऑर्डर, की कुशिंग ट्रेड है वो किस किस टाइप के डिसऑर्डर के अंदर प्रेजेंट होता है, ये आप लोगों के लिए एमसीक्यू आ सकता है क्योंकि यहाँ से सीधा एमसीक्यू उठाया जा सकता है, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट है तो कुशिंग ट्राइड और कुशिंग सिंड्रोम में क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कुशिंग ट्राइड और कुशिंग सिंड्रोम के अंदर क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, कुशिंग ट्राइड अलग है, कुशिंग ट्रेड अलग है। कुशिंग ट्रेड तो आता है आपके आईसीपी इंक्रीज होता है तो, और कुशिंग सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम क्या है स्टूडेंट्स, एन एंडोक्राइन डिसऑर्डर, एन एंडोक्राइन डिसऑर्डर, ये क्या है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर है कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है, जिसके अंदर क्या होते हैं, एड्रेनल ग्लैंड के जो हॉर्मोन्स होते हैं उनका जो सिक्रेशन है वो क्या हो जाता है, कम होता है, नहीं, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इंक्रीज कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, इंक्रीज लेवल ऑफ एड्रेनल ग्लैंड हार्मोन, एड्रेनल ग्लैंड
हार्मोन, एड्रेनल ग्लैंड के जो हार्मोन्स है उनका लेवल बढ़ जाता है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है स्टूडेंट? कुशिंग सिंड्रोम कहलाती है। तो यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है हमें, और आराम से इस क्वेश्चन को हमें अच्छे से आंसर करके आना है। ठीक है जी। तो ये है अपना कुशिंग ट्रायड के बारे में। तो अब मैं बताता हूँ कि कुशिंग ट्रायड होता क्या है। तो कुशिंग ट्रायड क्या है? एक 3 सिम्पटम्स का क्या है? एक क्लस्टर है। इट इज अ क्लस्टर ऑफ 3 सिम्टम्स। क्लस्टर ऑफ कुशिंग ट्रायड इज ए क्लस्टर ऑफ 3 टाइप ऑफ सिम्टम्स। देखिए अब इसमें क्या होता है, ये कार्डिनल साइन है। कार्डिनल साइन का मतलब है कि जब कुशिंग ट्रायड आपको मिल रहा है, इसका मतलब है कि डेफिनेटली आपके पेशेंट के अंदर क्या है? इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर है, वो क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। तो इसमें कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं? तो पहला सिम्टम्स देखो स्टूडेंट, पहला सिम्टम्स आता है हाइपरटेंशन। पहला सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज बीपी। ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट मैं बात करूं, दूसरा जो सिम्टम्स आता है वो आता है आपका ब्रेडिकार्डिया। दूसरा जो सिम्टम्स आता है वो क्या आता है आपका? ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया का मतलब हो गया हार्ट रेट बिलो 60 पर मिनट बीट पर मिनट। बिलो 60 बीट पर मिनट हो गया, वो क्या, वो कंडीशन क्या कहलाती है आपकी? ब्रेडिकार्डिया। ध्यान रखने की बात है, यहाँ पे बात आई है तो ब्रेडिकार्डिया की बात आई है तो मैं बताता हूँ। ब्रेडिकार्डिया, इन केस ऑफ ब्रेडिकार्डिया, ठीक है, इन केस ऑफ ब्रेडिकार्डिया, डिगोक्सिन, यहाँ याद आया कुछ? Digoxin should not be administered. Should not be administered. Digoxin should not be administered in patient with bradycardia. In patient with bradycardia, ब्रेडिकार्डिया वाले पेशेंट को डिजोक्सिन नहीं देनी है, क्योंकि वो डिजोक्सिन सिर्फ और सिर्फ क्या करती है? ओनली इम्प्रूव द कॉन्ट्रैक्टिलिटी। इट ओनली इम्प्रूव द कॉन्ट्रैक्टिलिटी। क्यों? इट ओनली इम्प्रूव द कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ओनली इम्प्रूव द कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ये क्या करती है? कॉन्ट्रैक्टिलिटी मतलब हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन की और रिलैक्सेशन की जो पावर है उसको इम्प्रूव करने का काम करती है आपकी डिजोक्सिन। नॉट इंक्रीज द हार्ट रेट टू, नॉट इम्प्रूव द, नॉट इंक्रीज और इम्प्रूव, नॉट इम्प्रूव द हार्ट रेट, नॉट इम्प्रूव द हार्ट रेट, जो हार्ट रेट को इम्प्रूव नहीं करती है। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन, जो जैसे ही ब्रेडिकार्डिया का नाम आया तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। ये जो बीच बीच में जो ये की पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, जो हमारी एसोसिएटिव स्टडी को शो कर रहे हैं कि हाँ भाई हमने पहले भी बहुत कुछ पढ़ रखा है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा इन क्लासों को अटेंड करके। आपको भी ये चीज़ें रिकॉल हो रही होंगी बार बार। ठीक है, इसी प्रकार से स्टूडेंट्स याद होती हैं चीज़ें। आप एक बार पढ़ो, उसको 2-3 बार पढ़ोगे तब जाके वो चीज़ें आपकी याद होंगी। फिर आपके माइंड में उनके रिलेटेड कोरिलेशन बनना शुरू हो जाते हैं, फिर चीज़ें लंबे टाइम तक, लंबे समय तक हम याद रख पाते हैं। ठीक है, और उसी के बाद हमारा जब जिस दिन ये लेवल आ जाता है कि हाँ हमें चीज़ें आपस में कनेक्ट होती हुई दिख रही हैं, हाँ ब्रेडिकार्डिया आ गया, इसमें ये होता है, ब्रेडिकार्डिया से इसमें ये होता है, तब जा करके हमारा जो लेवल है वो बनता है एक सिलेक्शन के लायक। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड वन, जो ट्राइड के अंदर, कुशिंग ट्राइड के अंदर जो सिम्टम्स है वो है अपना ब्रेडीपीनिया। वो कौन सा है? अपना ब्रेडीपीनिया। सिम्टम्स इज नॉन एज ब्रेडीपीनिया और इरेगुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, ब्रेडीपीनिया का मतलब होता है डिक्रीज रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग, डिक्रीज ब्रीथिंग बिलो 12 ब्रीथ पर मिनट। अगर 12 ब्रीथ पर मिनट से भी नीचे आपकी आपके पेशेंट की ब्रीथिंग चली गई है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? ब्रेडीपीनिया। स्टूडेंट्स आपने देख लिया, सबका मीनिंग मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ये तीनों सिम्टम्स प्रेजेंट हैं, तीनों सिम्टम्स कौन कौन से? हाइपरटेंशन प्रेजेंट है, ब्रेडिकार्डिया प्रेजेंट है और इरेगुलर रेस्पिरेशन या ब्रेडीपीनिया प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है कि ये कुशिंग ट्राइड पॉजिटिव है।
पॉजिटिव पॉजिटिव कुशिंग ट्रेड। कुशिंग ट्रेड है वो क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो इसका मतलब है ये क्या है, शो और इंडिकेट, ये क्या करता है, इंडिकेट इंडिकेट इंक्रीज आईसीपी, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर को ये क्या करता है स्टूडेंट्स, इंडिकेट करता है। ये क्या करता है, इंडिकेट, आईसीपी की इंक्रीज को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट की कुशिंग ट्रेड अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब है ये बहुत ही लेट साइन है। लेट साइन मतलब काफी समय हो चुका है, पेशेंट का ब्लड जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर है वो काफी लंबे समय से बढ़ा हुआ है, तब जाकर के आपको कुशिंग ट्रेड है वो देखने को मिलता है। मतलब कि कुशिंग ट्रेड अगर आ रहे हैं तो ये क्या है, एक लेट साइन है इंट्राक्रेनियल प्रेशर का, वेरी वेरी मोस्ट। और एमसीक्यू आ सकता है यहाँ से कि सबसे अर्लीस्ट साइन तो क्या था, अर्ली साइन आईसीपी, आईसीपी क्या है भाई, इंक्रीज। तो इसमें दो चीजें पढ़ ली हमने, ठीक है। तो पहला क्या था हमारा, अर्ली साइन। तो अर्ली साइन क्या था स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को याद हो, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इसको पढ़ा है। तो अर्ली साइन तो था हमारा अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, altered level of consciousness is the earliest sign for increase intracranial pressure। अब हम बात करते हैं लेट साइन की। लेट साइन, लेट साइन की बात करें तो लेट साइन कौन सा था, कुशिंग ट्रेड। कौन सा था, कुशिंग ट्रेड। कुशिंग ट्रेड के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स थे, कुशिंग ट्रेड के अंदर सर तीन सिम्टम्स थे। पहला सिम्टम्स था हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया और ब्रेडीपीनिया। ये तीन सिम्टम्स थे कुशिंग ट्रेड के अंदर। तो ये क्या है, ये तो अर्ली साइन अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, और लेट साइन का मतलब है कुशिंग ट्रेड है। अगर कुशिंग ट्रेड पॉजिटिव है इसका मतलब, या कुशिंग ट्रेड प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि पेशेंट का इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़े हुए काफी टाइम हो चुका है। ठीक है, तो ये है अपना पॉइंट। नेक्स्ट वन है हाइपरवेंटिलेशन इज द थेरेपी दैट रिड्यूस द CO2 पार्शियल प्रेशर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है स्टूडेंट, कि जब भी किसी पेशेंट के अंदर CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें पेशेंट को क्या करना चाहिए, हाइपर वेंटिलेट कर देना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, पेशेंट को हाइपर वेंटिलेट कर देना चाहिए। हाइपर वेंटिलेट करने का मतलब क्या होता है, हाइपर वेंटिलेट करने का मतलब होता है प्रोवाइड द, हाइपर वेंटिलेशन का मतलब होता है प्रोवाइड 100% ऑक्सीजन टिल saturation, till saturation of oxygen is reached to the 100%। जब तक ऑक्सीजन का सैचुरेशन, जब तक SpO2 की लेवल 100% तक नहीं हो जाती, तब तक हमें क्या करना है, पेशेंट को 100% ऑक्सीजन के साथ हमें पेशेंट को वेंटिलेट करना है। और यही कंडीशन क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, हाइपर वेंटिलेशन की कंडीशन कहलाती है। यही कंडीशन क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, हाइपर वेंटिलेशन की कंडीशन है वो कहलाती है। ठीक है, हाइपर वेंटिलेशन की कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, हमने पेशेंट को 100% ऑक्सीजन दिया जब तक कि उसका SpO2 लेवल 100 तक नहीं चला गया। अब आप पेशेंट को 100% ऑक्सीजन दे रहे हो तो इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, पेशेंट की बॉडी से CO2 को रिड्यूस कर रहे हो। नेक्स्ट, अब मतलब इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, पेशेंट की बॉडी से आप क्या कर रहे हो, CO2 का जो CO2 का जो लेवल है, CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है उसको आप क्या कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आपको, अगर आपके किसी पेशेंट के अंदर CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ा हुआ है तो हमें क्या करना है, उस पेशेंट को क्या करना है, हाइपर वेंटिलेट करना है। और हाइपर वेंटिलेट करके हम क्या कर सकते हैं, CO2 के पार्शियल प्रेशर को घटा सकते हैं, या डिक्रीज कर सकते हैं, या रिड्यूस कर सकते हैं स्टूडेंट। और CO2 का पार्शियल प्रेशर किस कंडीशन के अंदर बढ़ता है, नॉर्मली अगर मैं CO2 के पार्शियल प्रेशर के इंक्रीज होने की अगर बात करूं, तो जो CO2 का पार्शियल प्रेशर है वो बढ़ता है स्टूडेंट इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के कंडीशन के अंदर CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये तो एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है।
तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, 100% ऑक्सीजन से वेंटिलेट करके CO2 का जो लेवल है उसको कम कर सकते हैं। दूसरा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पेशेंट को हम हाइपर वेंटिलेट कब करते हैं, ठीक है, जब भी हम पेशेंट को क्या करने जा रहे हैं, जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है, जनरल एनेस्थीसिया, जब भी हम पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देने जा रहे हैं, जीए देने जा रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को हमें हाइपर वेंटिलेट करना है। क्यों करना है? फॉर एंडोट्रेकियल इंटुबेशन, फॉर एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। जनरल एनेस्थीसिया की कंडीशन के अंदर हम पेशेंट के अंदर क्या करते हैं, या तो एलएमए, लेंजियल एयर मास्क एयरवे, ठीक है, या तो एलएमए डालते हैं या फिर एंडोट्रेकियल ट्यूब डालते हैं। तो उस ट्यूब को डालने से पहले या एलएमए को डालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को 100% ऑक्सीजनेट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी एक हाइपर वेंटिलेशन की कंडीशन है, जहाँ पे हम पेशेंट को हाइपर वेंटिलेट करते हैं। और CO2 का पार्शियल प्रेशर हम किस कंडीशन के अंदर रिड्यूस करना चाहेंगे, CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है उसको हम रिड्यूस करना चाहेंगे इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। वहां पर क्या होता है, CO2 का पार्शियल प्रेशर तो बढ़ जाता है और ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो वहां पर हम पेशेंट को हाइपर वेंटिलेट करके हम पेशेंट के प्रेशर को कंट्रोल या CO2 के प्रेशर पार्शियल प्रेशर को हम कम कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की जो क्रेश कोर्स की क्लास हैं, वो आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छा बना रही होंगी, उस प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रही होंगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।